सो गाइस सोलो स्टार का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड आ चुका है। आई नो कि तुम लोग भी मेरी तरह आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन सोलो स्टार का एपिसोड है यार, रीकैप मिस नहीं कर सकते, तो पहले थोड़ा सा जान लेते कि अब तक की कहानी में हुआ क्या है। गाइस अब तक हमने देखा था कि लुओ फेंग यहाँ पर जो 12 अबिस था उसके अंदर 5 केओस मास्टर को लेकर पहुंच जाता है और यहाँ पे सबको खबर लग चुकी थी कि लुओ फेंग की जो कल्टीवेशन बॉडी है वो अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है, जिसका मतलब उन्होंने एक बहुत बड़े बंदे को खो दिया, लेकिन फ्यूचर में वो इससे भी बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। अब यहाँ जो ह्यूज एक्स क्रिएटर और जो मास्टर किया सिटी लॉर्ड है ना, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कि लुओ फेंग की जो कल्टीवेशन बॉडी 5 केओस मास्टर की तरह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्योंकि गाइस बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन जो ट्रेजर्स जो अर्केनास थे वो ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो ये किसी और के हाथ लगने नहीं दे सकते थे। बस इसीलिए ये दोनों भी अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बस यहीं से आज के लेटेस्ट एपिसोड की ब्रेकडाउन वीडियो शुरू होती है। इसी के साथ गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें डिवाइन नाइट रेस का जो पैलेस है उसका सीन दिखाया जाता है, यानी कि पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर बाकी सब लोगों को भी कहीं ना कहीं 5 केओस मास्टर के बारे में जो अभी तक घटनाएं हुई हैं उसकी खबर मिल चुकी थी। तभी यहाँ हम देख पाते हैं कि जो पैलेस का इनर एरिया था ना, वहाँ पर एक पोर्टल बनता है और तभी उसके अंदर से एक एंटिटी बाहर आती है जो कि आते साथ ही यहाँ पर काफी मिस्टीरियस सा लुक देता है। हालांकि पूरा चेहरा कवर था और बताया ये जाता है कि ये डिवाइन नाइट रेस का एक फर्स्ट ट्रू मास्टर है। इस दौरान सामने यहाँ पर 5 केओस की ट्रू बॉडी यहीं पे मौजूद थी और यहाँ पर जैसे वो अपने ट्रू मास्टर को देखती है वो स्माइल करने लगती है। तभी वो यहाँ पे उसके जरिए से कम्युनिकेट करते हुए कहने लगता है कि बताओ हुआ क्या। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन जब कम्युनिकेट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने खड़े हैं। और तभी 5 केओस मास्टर बताने लगती है कि जो मेरी मेन कॉम्बैट बॉडी है वो इस वक्त फ्लेम वाटर लेके जो अबिस है ना उसकी गहराइयों में जाकर पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है और इसके पीछे कोई जिम्मेदार है तो वो है लुओ फेंग, जो कि एक राइजिंग हीरो है उभरते हुए पावरफुल बीइंग्स में से। लेकिन वो मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे ट्रिक किया जिसके जरिए से वो अपने साथ मुझे उस अबिस के अंदर मरने के लिए लेके चला गया। लेकिन तभी यहाँ पे जो उसका मास्टर था ना वो धीरे धीरे इसके करीब आता है और अचानक से लाइफ ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिसके चलते आसपास बड़े बड़े घास फूस भी उगते हुए नजर आते हैं। और यहाँ 5 केओस की बॉडी पर जो इम्पैक्ट नजर आ रहा था वो धीरे धीरे हील हो रहा था और तभी वो स्माइल करने लगती है और यहाँ उसका ट्रू मास्टर पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुमने कितने टाइप के आर्केनास को खो दिया है जो कि अब हम पा नहीं सकते। जिस पे वो थोड़ी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि उनमें से ज्यादातर तो पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो ब्लैक टोकन है यूनिवर्स बोर्ड से वो मेरे ख्याल से अभी भी सही सलामत होगा और जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा वहाँ थी उससे मेरे ख्याल से एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर भी सर्वाइव कर गया होगा। अब उसका मास्टर उसके काफी करीब आ चुका था। तभी यहाँ पर वो गुस्से के साथ कहने लगते हैं कि और मैं उस ट्रेजर को कैसे भूल सकती हूँ, एक और ट्रेजर, एक नया ट्रेजर जो कि सर्वाइव कर गया होगा और वो लुओ फेंग का विंग टाइप ट्रेजर है, यानी कि एक पावरफुल विंग आर्केना। यहाँ पर उसका मास्टर जब ये सारी बातें सुनता है ना तो कहने लगता है कि अच्छा एक ब्लैक टोकन और 2 स्पेशल टाइप के आर्केना, हाँ बस इतना ही ना। ये कहते हुए वो पलक झपकते ही जहाँ से आया था ना वहीं से बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है और कहने लगता है कि सच में मानना पड़ेगा 2 स्पेशल टाइप के आर्केना और ब्लैक टोकन के लिए हमारे इस रेस की तरफ से एक पर्सनली ट्रू मास्टर को भेजना वर्थ इट है। अब यहाँ से सीन बहुत दूर शिफ्ट हो जाता है। हम लुओ फेंग को देख पाते हैं जो कि अभी उसी पैलेस के अंदर मौजूद था, यानी कि जो ब्लड क्लाउड पैलेस था, और साथ ही यहाँ पर ब्लैक टोकन भी तेजी से गहराई की तरफ जा रहा था। और लुओ फेंग यहाँ पे बस यही सोच रहा था कि यार जब से हम लोग इस अबिस के अंदर आए हैं ये सक्शन फोर्स तो लगातार हमें गहराई की ओर खींचे चला जा रहा है, यहाँ तक कि हम तब से बस नीचे जाते ही जा रहे और इसका कोई जैसे बॉटम है ही नहीं है। और साथ ही वो ब्लैक टोकन भी हमारे ना करीब आया है ना दूर गया है, और शुक्र है कि अब तक हम सही सलामत है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर इस वक्त जल्दबाजी में मैंने कोई गलत चाल चली ना तो फिर ये सक्शन फोर्स पूरी तरीके से हमें क्रश करके रख देगा। अब इस दौरान हम देख पाते हैं कि ये जो ब्लड पैलेस है कहीं ना कहीं अब ये भी थोड़ा सा शटर्ड करने लगता है, लेकिन ये संभाल लेता है और लुओ फेंग बस इतना ही कहता है कि बस हमें किसी ओपनिंग का इंतजार करना है, जिसके बाद हम शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अब इस दौरान यहाँ पर ये लोग चलते चलते काफी गहराई में पहुंच जाते हैं और यहाँ इस अबिस की कंडीशन भी चेंज होने लगती है और इनका ये जो ब्लड क्लाउड पैलेस है ये भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तभी बाबाता, एरो किंग और अटोका तीनों जमीन पे जा गिरते हैं और बाबाता देखकर ही समझ आती है कि भाई बाहर का कंडीशन चेंज हो चुका है और जो सक्शन फोर्स है ये काफी ज्यादा कम हो चुका है। ये देखकर लुओ फेंग बिना किसी देर के गोल्डन कंट्री का यूज करता है और बस मौका देखते साथ ही यहाँ पर अपने हाथ से ना ब्लैक टोकन को अपने पास बुला लेता है। यहाँ इतने टाइम बाद ब्लैक टोकन को पा करना लुओ फेंग सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहने लगता है कि आज से ये मेरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो 5 केओस मास्टर है उसने जाने से पहले उस चेम्बर के अंदर काफी वैल्यूएबल चीजें छोड़ी होंगी। अब तभी यहाँ पे जैसे ये लोग पानी के अंदर एंटर करते हैं ना, ये पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि किसी भी चीज को सेकंड्स में जमा दे और ये बिल्कुल इतना ज्यादा ठंडा है जैसा कि फ्रोजन लेक थंडरबोल्ट फायर था। यहाँ पे तभी बाबाता से वो पूछता है कि क्या मैप में ऐसी कोई डेंजर जोन बताया गया है जो कि इस 9th अबिस से बिलोंग करती है, और वो चेक करके बताने लगती है कि ये जो अबिस की लोकेशन है ना ये किसी ब्लाइंड स्पॉट की तरह है, यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग मैप है ना उनमें इसका कोई नामो निशान नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई ट्रेस मौजूद है, यानी कि किसी ने आज तक इसे डिस्कवर किया ही नहीं। अब यहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, बस देख रहे थे कि आखिर किस एंड तक
किए जा पाते हैं। और यहाँ पैलेस चलते चलते जो बड़े बड़े यहाँ पर स्टॉर्म्स थे ना, यानी कि बड़े बड़े जो बवंडर थे, उनके पास से होके गुजरता है। अब स्टॉर्म को देखते साथ ही बाबा बताने लगती है कि यहाँ पर स्टॉर्म के अंदर जो वाइंड प्रेशर है ना, वो किसी यूनिवर्स मास्टर को भी सेकंड में एनाहिलेट कर सकता है। अब यहाँ पे ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लू फेंग देख पा रहा था कि उसकी जो गोल्डन कंट्री का जो डिटेक्शन है वो तक भी अब काम नहीं आ रहा, इसके आगे वो तक नहीं देख सकता कि आखिर है तो है क्या, जिसका मतलब ये लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये लोग आगे के जो ऑब्स्टिकल्स है इसे तक प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि जिसके जरिए से ये लोग खतरे से बच पाए। अब लू फेंग बस यहाँ पे प्रे ही कर रहा था कि भाई जैसे तैसे बस आगे बढ़ता रहूं। तभी ये लोग फ्लोट करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर 3 डॉट्स यहाँ पर लू फेंग को नजर आ रहे थे, जो देखकर वो कहने लगता है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और जैसे ही वो उसके करीब जाता है, यहाँ पर चारों तरफ ये जो वाइंड का प्रेशर था ना, ये उसे पीछे की ओर धकेल रहा था, लेकिन फिर भी स्पेसशिप लगातार उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ये जो 3 ब्लैक डॉट्स चमकते हुए नजर आ रहे थे, वो जानना चाहता था कि आखिर वो है तो है क्या। अब जैसे ही वो और ज्यादा करीब जाता है, अचानक से ये जो 3 डॉट्स थे ना, अचानक से ये आइस का शेप ले रहे थे और लू फेंग समझ जाता है कि ये तो 5 केओस मास्टर का जो फेमस एक्सटरमिनेशन गोल्डी आर्मर है, ये तो उसके स्केल्स हैं। यहाँ पे तभी लू फेंग बहुत ज्यादा खुश था। वो पलक झपकते ही यहाँ पे गोल्डन कंट्री का यूज करते हुए इन्हें भी अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे बाबा इसको उठाते हुए लू फेंग के सामने ले आती है और कहने लगती है कि क्या बात है यार, हमारे हाथ में ये चीज लग गई। मुझे लगता है कि शायद 5 केओस मास्टर की जो बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही होगी ना, तो ये जो उसके स्केल्स थे ये तभी उससे बिखर गए होंगे और न जाने कितने सारे ऐसे काउंटलेस स्केल्स नीचे की ओर और गिरते रहे होंगे और पूरे विश्व में तितर बितर हो चुके होंगे। और अफसोस की बात है यार, ये तो एक बहुत बड़ा वेस्ट हुआ, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इसे सुप्रीम आर्केना के बाद का कोई आर्केना कहेंगे। अब यहाँ पे बाबा थोड़ी उदास थी, लेकिन लू फेंग थोड़ा सोचता और कहने लगता है कि जब मुझे एक स्केल मिल सकता है तो फिर बाकी क्यों नहीं। इसके बाद वो मुस्कुराता है और कहने लगता है कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता एक मिल गया है तो बाकी भी आसपास हमें मिल ही जाएंगे। अब तो भाई यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बाहर जो स्टॉर्म्स की तादाद है ये और ज्यादा बढ़ने लगती है, और जैसा कि एग्जैक्टली लू फेंग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। जहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद ही लू फेंग को नजर आता है कि बाकी भी स्किल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बस फिर क्या, गोल्डन कंट्री का यूज करते हुए लू फेंग जहाँ जहाँ जाता है इन सभी को बिल्कुल ऐसे ना लपेटते हुए अपने पास रख लेता है, और यहाँ पर उसे काफी अच्छी खासी लूट हासिल हो जाती है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और पलक झपकते ही सबको अपने पास रख लेता है, और ऐसे ही ब्लैक टोकन के साथ साथ लू फेंग को काफी सारे स्किल्स मिल जाते हैं, जो देखकर बाबा खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और कहते कि क्या बात है यार, ये तो पहले से और ज्यादा कमाल का लग रहा है। अब तभी यहाँ पे जो 5 केओस मास्टर की जो ट्रू बॉडी थी ना, उसे यहाँ पर कुछ हलचल फील होती है। वो अपने ट्रू मास्टर को बताने लगती है कि मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ है, बट सडनली वो कनेक्शन भी खो जाता है। वो कहने लगती है कि ट्रू मास्टर, मेरा जो कनेक्शन था अब तक मेरे ब्लैक टोकन और जो बाकी के स्कैटर्ड पीसेस थे, अचानक से वो पूरी तरीके से मैं खो चुकी हूँ। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, आपको जल्दी करना होगा। यहाँ पे गाइस 5 केओस मास्टर को पता लग चुका है कि कोई और है जो कि उसके ट्रेजर पर हाथ साफ कर रहा है, और जो एक्सटरमिनेशन गोल्डी आर्मर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एक ही बंदा है इस वक्त जो कि इसके ट्रेजर्स के सबसे ज्यादा करीब है, और वो है लुओ फेंग। मतलब कि उसे ये भी आइडिया लग चुका है कि लुओ फेंग अब सही सलामत जिंदा है और अभी तक वो मरा नहीं। जो भी हो है तो वो उस एबिस के अंदर, लेकिन मरा नहीं है। अब यहाँ पे लुओ फेंग जो है बावाता से कहने लगता है कि हमें हर हाल में ये जो सारे के सारे स्किल्स है ना उस आर्मर के, हमें हर हाल में इन्हें कलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम दुश्मन के हाथों इन्हें पड़ने नहीं दे सकते, और जल्द से जल्द इसके हर एक पीस को कलेक्ट करके इसे पूरी तरीके से बनाना होगा। अब यहाँ पे लुओ फेंग इस काम में लग जाता है। उसे जहाँ जहाँ जितने भी पीसेस नजर आते हैं सबको वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है। डिवाइन आइस रेस के अंदर गाइस हलचल कुछ और ही मच चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने काम में लग चुके थे। जैसा जैसा 5 केओस मास्टर बताती, जिस जगह के बारे में बताती, वहाँ ये लोग अपने डिवाइन आई के जरिए से नजर रख रहे थे। और 5 केओस मास्टर बताने लगते कि मुझे डर है कि शायद किसी ने ऑलरेडी मेरे ट्रेजर्स का पता लगा लिया, और अब उसने शायद से, मुझे डर है कि ओनरशिप को भी क्लेम कर लिया होगा। अब तभी यहाँ पे हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसकी एक नहीं दो नहीं बल्कि न जाने कितनी सारी आईज हैं, और यहाँ नाक से लेकर सिर, फोरहेड, हर जगह पर एक साथ सारी आंखें 5 केओस मास्टर को देखते हुए कहने लगती हैं कि लगता है कि वहाँ पर एक और ग्रेट बीइंग हमसे पहले पहुंच गया, जिसका मतलब अब हमें हर हाल में इस मिशन को कामयाब करना ही होगा, हम इसमें फेल नहीं हो सकते। अब गाइस यहाँ पे देखने वाली बात ये थी, जो 5 केओस मास्टर है ना, वो यहाँ से ये बात बताती नहीं है कि उसे लुओ फेंग के ऊपर शक है, क्योंकि वो थोड़ी यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट भी थी कि अगर मैं नहीं बच पाई तो लुओ फेंग कैसे बच सकता है। इसी के चलते वो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करती। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लुओ फेंग तो कल्टिवेट करने में फोकस करता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर आटुका को ना सारा कमांड सौंप देता है, क्योंकि ये एक नंबर की लालची है और इसकी आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता है। तो भाई जहाँ जहाँ ऐसे पीसेस दिखते हैं सबको वो कलेक्ट करती है, और आटुका वो ऐसे मुट्ठी भर भर के इन्हें कलेक्ट करती है कि उसकी नजरों से एक पीस भी नहीं बच पाता। जो भी उसकी रेंज में आता है सबको वो कलेक्ट कर लेती है, और इनकी जो तादाद है वो देखते ही देखते 80,000 के पार पहुंच जाती है, जिसके चलते बाबा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब लुओ फेंग मन में कहने लगता है कि मैंने इतने सारे स्किल्स को कलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ये सारे मिलकर भी एक भी कंपोनेंट को नहीं बना पा रहे। लेकिन ये लोग रुकते नहीं, बल्कि लगातार उसे कलेक्ट करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिवाइन रेस की तरफ से इनका जो ट्रू बीइंग है वो पहुंच चुका था ऑलरेडी उसके ट्रेजर को कलेक्ट करने के लिए, और वो काफी करीब पहुंच चुका था, जिसके बाद उसका एक फिगर अपीयर होता है और वो चारों तरफ अपने इस मैसेज को पहुंचा देता है कि अगर कोई भी
हमारे रेस के ट्रेजर को हासिल करने की सोचेगा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। यहाँ पे ये बंदा असल में डिवाइन आई रेस का थर्ड ट्रू मास्टर है और यहाँ पे वो हर एक जगह पर अपने मैसेज को तेजी से पहुंचाने लगता है और कहता है कि याद रखना तुम जो कोई भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे क्लैन के ट्रेजर को तुम हासिल करने आओगे तो फिर मैं अपने क्लैन की कसम खाता हूँ, मैं अपने क्लैन के नाम पर तुम्हें सेक्रीफाइस कर दूंगा। वो अपने मैसेज को फैलाते साथ ही वो यहाँ पर अपने जो टूल्स थे ना इन्हें सीधा अबिस की गहराइयों में भेजने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भाई यहाँ पर एक जायंट से एक्स को हम देख पाते हैं जो कि स्पेस को शैटर्ड करते हुए उसमें एक बहुत बड़ा सा दरार पैदा कर देता है। और ये जो ह्यूज सा एक्स है ये थे हमारे ह्यूज एक्स क्रिएटर का एक्स, और यहाँ पे अपने आर्केना के साथ वो भी मैदान में एंट्री मार चुका था। अब यहाँ पे उन्होंने ये अटैक इसलिए भी किया था ताकि इसका ऑरा उस बंदे तक पहुंच जाए, और तभी वो बहुत ही कूल वे में कहते कि डिवाइन आई रेस के लोग तुम लोग पहले बंदे होगे जो कि मेरे सुप्रीम आर्केना के पावर को टेस्ट करोगे। ये कहते हुए वो भी सीधा अब इसके अंदर कूद पड़ते हैं। अब यहाँ से गाइस कहानी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है और जिसमें तुम्हें भाई बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे गाइस हम देख पाते हैं कि लुओ फेंग जो है उन स्केल्स को लगातार कलेक्ट किए जा रहा था और ये जो स्केल काउंट है ना ये लगातार बढ़ता जा रहा था और 64 लाख के उस पार पहुंच चुका था। अब यहाँ पर जैसे वो इतने सारे स्केल्स को जैसे कलेक्ट कर लेता है ना तो तभी फाइनली इनका जो ट्रू फॉर्म है वो धीरे धीरे बनने लगता है। ये लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन का लुक लेने लगते हैं जो देखकर पावा था और लुओ फेंग एक्साइटेड थे। अब यहाँ पर आधे से ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो चुका था। लुओ फेंग इसके लुक को देखकर सरप्राइज था और कहने लगता है कि कमाल का दिखने में है, भले ही अभी हाफ हो लेकिन फिर भी काफी कमाल का है। अब तभी बाबा था उस आर्मर को जाके टच करती है और जैसे वो उसे टच करती है ना वो बताने लगती है कि जैसे मैंने इसे छुआ तो इससे रिलेटेड जो भी एंशिएंट रिकॉर्ड्स है वो मेरे डेटा के अंदर शिफ्ट हो चुका है। और तुम सरप्राइज हो गए कि इसका ट्रू नेम वो नहीं है जो हम जानते हैं, बल्कि इसका ट्रू नाम क्रेजी डेविल एक्सटरमिनेशन गॉडली आर्मर है। और इसका जो काम है ये दो धारी तलवार के जैसा है, ये फिजिकली और सोल दोनों को डिफेंस पहुंचाता है एक ही वक्त पे। और इसके जो क्लॉज है ये इसके मेन मटेरियल्स में से एक है क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में इसके क्लॉज सबसे घातक साबित होते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका पूरा 360 लुक दिखाया जाता है। साथ ही इसके बारे में कमाल की बात ये भी है गाइस कि ये जो आर्मर है ना इसका हर एक स्केल अपने आप में एक रेंज अटैक को लॉन्च कर सकता है। मतलब कि तुम समझ सकते हो कि ये कितनी खतरनाक चीज है। और इसी के चलते यहाँ पर इवन कि इनका जो ट्रू मास्टर है ना डिवाइन आई रेस का वो तक इसको पाने के लिए आ चुका है। तभी यहाँ पे बाबा तो बताने लगती है कि वैसे बात तो सही है, ये काफी कमाल की है, लेकिन अगर तुम इसे यूज करने गए ना तो भाई इसके लिए तुम्हें ब्रिजर्व मोड से होकर गुजरना पड़ेगा और शायद तुम्हारी पूरी मेमोरी भी जा सकती है, तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और सच में ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी है। अब ये कहते हुए वो थोड़ा सा ऐसे कांप जाती है और कहने लगती है कि मैं भी किसे बता रही, तुम अच्छे से जानते हो कि पागलों की तरफ फाइट करना किसे कहते हैं, बस ये उसी पे खरा उतरता है। अब गाइस जैसा कि तुम्हें मुझे पता है कि लुओ फेंग जब एकदम मैडमैन बन के फाइट करता है ना तो एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम ब्रिजर्व मोड में चला जाता है, उसे फिर कुछ नजर नहीं आता और एब्सोल्यूट स्लॉटर किसे कहते हैं तुम्हें उसका टेस्ट करा देता है। अभी यहाँ पे बाबा तो उसी सीन को उसे याद दिला रही थी जिसमें लुओ फेंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, फाइट चाहे कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, मुझे हमेशा शांत मिजाज से ही फैसला लेना चाहिए। और अगर दुश्मन को मात देनी है तो सबसे पहले दिमाग का ठंडा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट क्लोज कॉम्बैट की बात होना तो फिर तब तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ वो उस आर्मर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वैसे क्लोज कॉम्बैट और जो रेंज अटैक और साथ ही जो डिफेंस है इसके मामले में तो इसका कोई सानी नहीं है। और मुझे ये बताओ जो डेटा तुम्हें मिला है क्या उसमें कहीं मेंशन किया गया है कि इसके फुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आखिर हमें और कितने स्किल्स चाहिए। इस उनके साथ ही बाबा वापस स्क्रीन ओपन करती है और यहाँ पे चेक करके बताने लगती है कि असल में बात ये है कि असल में हमें 89,999 स्किल्स चाहिए और अभी भी ये डिकोडिंग चल ही रही थी। मतलब कि यहाँ पे लुओ फेंग खुद भी शौक था, यार कितने चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 9 मिलियन। अब यहाँ पे गाइस लुओ फेंग हैरान परेशान हो ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ जो ह्यूज एक्स क्रिएटर है ना वो एकदम बवाल मचाते हुए कमाल की एंट्री मारते हुए इस अबिस की गहराइयों में बढ़ने लगता है। स्पेशली जो 3 आई रेस के जो लोग थे ना इनको सबक सिखाने के लिए वो उनसे पहले वहाँ पे पहुंचना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो 5 केओस मास्टर थी ना उसका जो कनेक्शन था उसके गॉडली आर्मर के साथ वो धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होता चला जाता है और वो यहाँ पर ये सारी बातें अपने मास्टर को बता रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर सही में कोई माला माल हो रहा था तो वो था अपना लुओ फेंग। भाई उसका जो ये आर्मर था ना इतनी रैपिडली इंक्रीज हो रहा था और अपने ट्रांसफॉर्मेशन वाले अल्टीमेट लुक में आ रहा था कि उसकी जो पुरानी चमक थी ना वो वापस आने लगती है और लुओ फेंग का चेहरा भी ये देखकर और ज्यादा खिल उठता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि दो अलग अलग रेस के बंदे यानी कि ह्यूज एक्स क्रिएटर और दूसरी तरफ डिवाइन रेस के लोग ऑलरेडी यहाँ पर इसे अचीव करने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर ह्यूज एक्स क्रिएटर पहुंच जाता है ना लुओ फेंग के पास तो कहीं ना कहीं लुओ फेंग को एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। और अब यहाँ जो डिवाइन आई रेस के जो 6th ट्रू मास्टर है ना वो भी पहुंच चुके थे मैदान में और वो यहाँ पर 5 केओस मास्टर से पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ आखिर ये जो एक्सट्रीमिनेशन गॉडली आर्मर है इसकी आखिर एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, मैं उसे और वो जो विंग्ड टाइप आर्केना है दोनों को हासिल करके रहूंगा। अब यहाँ पे गाइस हम देख पाते हैं कि लुओ फेंग के पास ये जो आर्मर था ये ऑलमोस्ट 99.99% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बाबा देख के बताती है कि बस 2 पीसेस इसके मिसिंग है जिसके बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यार ये 2 पीस ये 2 स्किल्स अभी तक नहीं मिल पा रहे, मैंने इसका चप्पा ढूंढ मारा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अब यहाँ पे लुओ
फेंग इस बात से परेशान था कि 6-7 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमें इसके बाकी पीसेस नहीं मिले। मतलब कि ऑलरेडी जो ट्रेजर सीकर्स हैं वो लोग तो तलाश में निकल पड़े होंगे और बहुत ही जल्द यहाँ पे किसी भी वक्त पहुंचते होंगे और उनके यहाँ आने से पहले मुझे इसे कंप्लीट करना होगा, वरना इस ट्रेजर के लिए खाली एक इतनी बड़ी जंग होगी जिसको हम सोच भी नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन की भी बियॉन्ड होने वाली है। लेकिन अगर उससे पहले मैंने इस ट्रेजर को कंप्लीट कर लिया तो फिर ये बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब तभी यहाँ पे लू फेंग को एक नोटिफिकेशन आने लगता है और ये वही डिवाइस था जो कि यहाँ पर माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने दिया था। अब यहाँ पे मास्टर का जैसे नोटिफिकेशन उसे मिलता है वो इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करते हैं और सिटिंग माउंटेन गेस्ट उससे पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम कहाँ पे हो, जिस पर लू फेंग उन्हें बता देता है कि मैं अभी भी इसी 9th अबिस के अंदर हूँ। अब मास्टर ये सुनते साथ ही बताने लगते हैं कि तुम अपने दम पर अपने स्ट्रेंथ के साथ कभी भी अकेले वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ना वहाँ से एस्केप कर सकते हो। तो अब जल्दी करो और मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो। अब ये सुनकर भाई लू फेंग का चेहरा ऐसे खिल उठता है, वो कहता है कि क्या मास्टर आप। यहाँ पे बाबत अभी इस मैसेज को सुनकर ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि वो हमें आ रहे हैं बचाने के लिए। लू फेंग भी कहता है कि हाँ टीचर आ रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों दोस्त ऐसे खुशी के मारे ना झूम से उठते हैं। तभी यहाँ पे लू फेंग थोड़ी देर में ही अपने मास्टर से वापस से कांटेक्ट बनाता है और उन्हें देखते साथ ही रिस्पेक्ट देता है और उसके टीचर उसे देखकर उससे भी ज्यादा खुश थे। वो तभी उसकी तरफ अपना जाइंट सा हाथ बढ़ाते हैं और भाई जैसे ही वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं ना, अचानक से वो उसके बिल्कुल एकदम सामने पहुंच जाते हैं और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग को याद आता है कि मास्टर ने एक बार कहा था कि टीचर ने कभी भी आज से पहले किसी भी डिसाइपल के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, ना ही उनके किसी मामले में उन्होंने इंटरफेयर किया, चाहे वो जिया या मरे, उन्होंने कभी भी इंटरफेयर किया नहीं। लेकिन आज यहाँ पे लू फेंग मन में सोच रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद तो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि टीचर खुद मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे पर्सनली, या फिर कभी मेरी मदद करेंगे किसी ट्रेजर के किसी पीस को ढूंढने के लिए, क्योंकि ट्रेजर ईटीसी ये सब कुछ तो उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। लू फेंग सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था और तभी ये दोनों टीचर डिसाइपल अपने अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पे लू फेंग मन में सोचता है और कहने लगता है कि जब मैं पहली बार इनसे मिला था उन्होंने मुझे साफ कहा था कि अब से जो होगा उसके एक्शन के जिम्मेदार ये खुद होगा और टीचर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इतने हार्श वर्ड्स के बाद भी वो यहाँ पर लू फेंग के लिए आया। तभी यहाँ पे दोनों टीचर डिसाइपल बैठे हुए थे और लू फेंग अपने मास्टर को देखे जा रहा था और इस दौरान यहाँ पर लू फेंग को कुछ फ्लक्चुएशन फील होती है। और देखने वाली बात ये थी कि इस वक्त पूरे के पूरे शिप को यहाँ पे खुद लू फेंग का मास्टर अपने आप से कंट्रोल कर रहा था, यानी कि इस वक्त सारी कमांड इन्होंने अपने हाथों में संभाल ली थी। लू फेंग को अभी अचानक से एक ऐसी फ्लक्चुएशन फील होती है जैसे कि कोई फोर्स उसे अपनी तरफ पुल कर रही हो। तभी वो मास्टर को ये बात बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि हालांकि ये मेरे पास ही है लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसे मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। अब तभी टीचर कहने लगते हैं कि ये सब कुछ अपने मास्टर के ऊपर छोड़ दो। अब तभी वो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और यहाँ हर एक चीज के पीछे हर एक लॉ को जैसे वो रेशो के समान देख पा रहे थे और यहाँ के पूरे लॉज को ही अपने अकॉर्डिंग ये शिफ्ट करने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ इस जगह के लॉज के साथ ना खेल रहे हो। तभी वो यहाँ पर दिखाते हैं कि वो एक अलग ही टाइप के जो टेलीपोर्टेशन मेथड है उसका यूज कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का टेलीपोर्टेशन मेथड जिसके चलते इनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ वो बताने लगते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से ये तुम्हें एक सेपरेट स्पेस में पहुंच जाएगा जहाँ पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है और अगले ही पल 9th अबिस आइस फील्ड का सेंटर का एरिया हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये जायंट सा ब्लड क्लाउड पैलेस आके लैंड करता है और यही वो एग्जैक्ट जगह थी जहाँ पर से लू फेंग को वो फ्लक्चुएशन फील हो रहा था। अब जैसे ही शिप लैंड करती है लू फेंग बाहर आता है, आते साथ ही जैसे ही यहाँ स्पेस पे कदम रखता है तो इमीडिएटली वो अपने गोल्डन कंट्री का यूज करते हुए सीधा लेक के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। अब लू फेंग का सेंस जितना डीप जाता है ना उतना ज्यादा उसे ये कनेक्शन और फील होता है और तभी फाइनली उसे 2 पीसेस मिल जाते हैं। अब गाइस यही है वो क्रेजी डेविल अनाइलेशन गॉडली आर्मर के आखिरी 2 पीसेस जिसके चलते ये जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्लीट नहीं हो रहा था। जिसके बाद फाइनली इन दोनों पीसेस को जैसे लू फेंग असेंबल करता है ना ये बिल्कुल पहले वाली फॉर्म में आ जाता है। हालांकि थोड़ा सा डर लग रहा था ना दिखने में, लेकिन फिर भी काम बिल्कुल सॉलिड पहले जैसा ही कर रहा था। तभी यहाँ पे ये चारों भी आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए और हवा में आते साथ ही ऐसे पेटल्स वेटल्स गिराने लगते हैं। यहाँ पे ये चारों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी। यहाँ पे तभी मास्टर अपीयर होते हैं और क्रेजी डेविल एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर को देखकर वो खुद भी हैरान थे कि अच्छा तो ये है वो ट्रेजर, और कहने लगते हैं कि सच में जैसा इसका नाम है ये अपनी रेपुटेशन पे खरा उतरता है। लेकिन अफसोस की बात है ये थोड़ा सा ना डैमेज नजर आ रहा है। तभी वो लू फेंग से कहते हैं कि इसे मुझे दे दो, मैं इसे बहुत जल्दी रिपेयर कर दूंगा तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे वो अपने पास रख लेते हैं, साथ ही बताने लगते हैं कि जो 3 डेंजरस लैंड है इनके जो हिडन प्लेसेस है ना इनमें अक्सर एंशिएंट सिविलाइजेशन के रेमिनेंट्स मौजूद होते हैं। तो जाओ और जाके इस जगह को एक्सप्लोर करो, क्या पता ये जगह तुम्हें कुछ न्यू इनसाइट्स दे जिसके बारे में तुम अब तक अनजान हो। अब यहाँ पे गाइस फाइनली दोनों टेलीपोर्ट होते साथ ही एक पैलेस के आउटसाइड में पहुंच जाते हैं और ये असल में वही पैलेस है जो कि 9th अबिस के डीप एरिया में मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग इस वक्त अलग ही स्पेस में है तो यहाँ पर ये लोग आराम से चल फिर पा रहे हैं। तभी उसे एक जायंट सा पाम नजर आता है। अब यहाँ पे उसे जायंट सा हैंडप्रिंट नजर आता है। लू फेंग हर एक चीज को गौर से देख रहा था और बताने लगता है कि इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक शिप बस उड़ रही है और इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स बोट अपने आप में इस एंशिएंट सिविलाइजेशन
से कनेक्टेड है। अब दूसरे प्लेयर की तरफ उसे जायंट सा यूनिवर्स बोट नजर आता है। लियू फेंग समझ जाता है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि केपेबल थी इतने पावरफुल और मैसिव से शिप को कंस्ट्रक्ट करने की। लियू फेंग साथ में ये भी कहता है कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जो मेरा फैक्शन है ना, ये उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन रही होगी। मास्टर बताने लगते हैं कि लेकिन अब वक्त बदल चुका है, यूनिवर्स बोट अब रूम्स के अंदर दबा हुआ है और ये अब अपने आप में ही वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लैंड्स में से एक बन चुका है। और मेरे ख्याल से ये जो सिविलाइजेशन हम देख रहे हैं ना, ये असल में काउंटलेस रीइंकार्नेशन एरा पहले ही पूरी तरीके से वैनिश हो चुका होगा। यहाँ पर तभी एक जायंट से वॉल में कुछ और बड़े बड़े ट्रेसेस भी हमें नजर आते हैं। कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी जहाँ पर कुछ लोग जैसे फाइट कर रहे थे। मास्टर बताने लगते हैं कि सच में ऐसे गायब हो गया ये सिविलाइजेशन के पीछे इससे अपने कोई भी नामो निशान नहीं छोड़े सिवाय इन पेंटिंग्स के। यहाँ पे लियू फेंग जितना ज्यादा इन्हें देखता है ना, उतना ही ज्यादा वो कंफ्यूज होता चला जाता है और उतना ही ज्यादा उसके मन में सवाल पैदा होने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करता है। और गाइस, इसी कंफ्यूजन और सवालों के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। लेकिन गाइस, वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता है मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।